चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हेडिंग डालो इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स is a complete set of is a complete is a complete set of is a complete set of units, is a complete set of units, both fundamental 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 and derived physical quantity, derived physical quantity, derived physical quantity। ये फंडामेंटल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती है ना। कौन कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट कौन सी होगी बताओ? फर्स्ट होगी सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में क्या क्या आता है बेटा? बेस्ड ऑन ऐसे लिखेंगे, इट इज सीजीएस, इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। एंड एस का मतलब सेकंड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ मास एंड टाइम। नहीं आई बात समझ में? सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को किस में नापते हैं बेटा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर, ग्राम और मास को किस में नापते हैं? ग्राम में। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड। ये है फर्स्ट। टाइम को किस में नापते हैं? हाँ बताओ। इसमें डिराइव तो फंडामेंटल दो में आता है, तो फिर लेकिन इसमें तो फंडामेंटल ही आया ना। नहीं अब ये तो फंडामेंटल ही आ गया, लेकिन अगर जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को सीजीएस में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। वेलोसिटी ड्राइव हाँ। और अगर जो अभी रुको, पहले से कॉपी करो फिर मैं बताता हूं। दूसरा है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट।
Pardon. हाँ भाई, ये देखो MKS, it is based on Meter. meter, किलोग्राम, kilogram, very good, सेकंड, and second as fundamental unit of length, mass and time. लिख लो, MKS का मतलब ये होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन सा होगा बताओ? FPS system of unit. FPS, हाँ, थर्ड लिखो FPS, फुट पर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। देखो FPS ऐसे लिखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? इट इज बेस्ड ऑन फुट, लेंथ को नापते हैं फुट पाउंड, फुट पाउंड एंड सेकेंड एज फंडामेंटल यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास, टाइम। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, है ना? SI को बोलते हैं सिस्टम टी यूनिट्स, ऐसे बोलते हैं। It is based on 7 fundamental units. हाँ, ये लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट, इट इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ये मैंने कराई दिया था आपको, है ना? Yes, sir. क्या होगा इसमें? लेंथ, मास, टाइम, टाइम आगे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इसके बारे में मैंने करा दिया था। आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे इसे दोबारा से कर लेना, ठीक है? और यहाँ पे 2 रेडियन और स्टेरेडियन,
ये प्लेन एंगल और एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। हाँ, दो दोबारा से लिख लेना ये, तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। ओके सर। दोबारा से लिख लेना उसे, है ना। ओके। हाँ, ये है। अब हम आगे पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सर जो इसकी थ्योरी है एनसीईआरटी की, है बेटा, बताना। सर इसकी जो एनसीईआरटी की थ्योरी है। हाँ, एनसीईआरटी की थ्योरी तो है ही सही, वही पढ़ा रहा हूं मैं। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये एनसीईआरटी में से ही ले रखा है आपका, ये जो मॉड्यूल है ना। आप ये आएगा व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में चारों लिख देना। अगर जो पूछे आपसे व्हाट इज सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई, एसआई यूनिट, तो फिर इसे लिख देना साहब। एसआई यूनिट में कितनी यूनिट आएंगी बेटा? 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। और 2 सप्लीमेंट्री। हाँ, ठीक है सर। इनके सिंबल और इनकी यूनिट और इनके नेम लिख लेना, टेबल बना लेना दोबारा से, सही है। हाँ सर सर। जो इसकी थ्योरी है सेकंड पेज पे, सर वो समझ में आई, मैंने पढ़ के देखी। जो नेक्स्ट पेज पे थ्योरी है वो, जो सर इसी टॉपिक की। हाँ, तो मैं तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ यही तो कह रहे हो आप। नहीं सर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की थ्योरी है। नहीं, थ्योरी कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, बस यही है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, समझे ना। सिस्टम ऑफ यूनिट, प्लेन एंगल कुछ का लिखा है टी थीटा, प्लेन एंगल को। ये सिस्टम इंटरनेशनल है, डी यूनाइट्स, ये जो शब्द लिखा है ये समझ में नहीं आया। सर जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें जैसे प्लेन एंगल के आगे लिखा है टी थीटा एज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड आर्क डीएस, सर बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है, समझ में आया है। हाँ, तो वो मैं समझा रहा हूँ ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, चिंता क्यों कर रहे हो आप, वही तो बता रहा हूं मैं। लिखो मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखो सर ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। अच्छा, कैसा दिख रहा है? हो गया सर। हाँ, हो गया सर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ वही करा रहा हूं बेटा मैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिखो, देयर आर 2 methods to measure the length, to measure the length. First, direct method, दूसरा आएगा इनडायरेक्ट मेथड, है ना। दूसरा आएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में जैसे मान लिया आपको लेंथ नापनी है, कॉपी करो इसे। हाँ, डायरेक्ट मेथड में तो जैसे हमें ये पेन की लंबाई नापनी है, तो पेन की लंबाई कैसे नापेंगे बताओ? एक मीटर स्केल ले लेंगे, जैसे मान लिया ये मीटर स्केल है ना, ये मीटर स्केल है, ऐसे रखेंगे और देख लेंगे आंखों से, नाप लेंगे। बताओ, यही तो है। तो वी यूज्ड, क्या यूज करते हैं इसमें? इट इज यूज्ड इन दिस, ऐसे लिख लेंगे, दिस मेथड इन्वॉल्व the use of first मीटर स्केल। मीटर स्केल आपके घर में है ना, जो आप यूज करते हो नापने के लिए। दूसरा, हाँ सर। अगर जो छोटी और लंबाई नापनी हो
तो दूसरा यूज करते हैं वर्नियर्स कैलिपर्स। वर्नियर्स कैलिपर्स छोटी लंबाई नापने के लिए। अगर जो और भी छोटी लंबाई नापनी है तो क्या यूज करेंगे? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज समझ में आई बात? ये स्क्रू गेज। सेकंड स्पेलिंग के लिखिए CALIPE। कैलिपर्स CALIPERS कैलिपर्स। यह है स्क्रू गेज SC स्क्रू गेज GAUGE स्क्रू गेज। हाँ भाई, ये बताओ, समझे ना? तो छोटी छोटी लंबाई नापने के लिए तो ये यूज कर लेते हैं। दूसरा यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट मेथड, फिर आएगा हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ये बताओ, जैसे या आपको यहां से पृथ्वी से और सन की दूरी नापनी है, तो बताओ कैसे नापोगे? बताओ, बोलो भाई। पृथ्वी से सन की दूरी नापनी है तो कैसे नापोगे? क्या मीटर स्केल से नापोगे? सर नहीं। भाई मीटर स्केल तो, मीटर स्केल इसे ही तो नाप सकता है, छोटी सी लंबाई है। अगर जो इसके पेन की टिप की नापनी है तो वर्नियर कैलिपर्स। अगर जो एक बाल है, बाल की मोटाई नापनी है तो स्क्रू गेज। लेकिन अगर जो पृथ्वी से सूरज की लंबाई नापनी है तो क्या मीटर स्केल लेके जाओगे वहां तक? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। समझ में आई बात? और इस मेथड को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड। क्लियर है क्या बात? देखो बोर्ड पे देखो, ऐसे। ये जैसे पेन है, आप बोर्ड पे देखो, मेरे को इस पेन की और अपने आंख के बीच की दूरी नापनी है, तो पता मैं क्या करूंगा? पहले इसे एक आंख से ऐसे देखूंगा, एक आंख बंद करके, फिर इसे दूसरी आंख से देखूंगा ऐसे। तो ये ऐसे करके देखो, कभी ऐसे देखो, कभी ऐसे देखो, करो भाई करो, तो आपको दिखाई देगा कि ये पेन शिफ्ट हो रहा है। करके देखना भाई जरा, करो जल्दी से। क्या पेन की पोजीशन में शिफ्टिंग हो रही है क्या? हो रही है। हाँ सर हो रही है ना? पेन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ये जो वो तो आंखों की वजह से हो रहा है ना। हाँ, अबे ये हमें एक आंख शिफ्टिंग, बंद कर रहे थे। ये जो बॉडी की पोजीशन में शिफ्टिंग होती है ना, अपने आंख की पोजीशन की वजह से, इसे ही पैरालैक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो देख लो। हाँ जी सर। हाँ, लिख लो इसे, मैं लिखा देता हूं, लिखो। When an object is seen, when an object is seen from two
different from two different position, from two different position, then there is a change, there is a change in the position of, in the position of object with respect to the background, with respect to background. ये है, this phenomena is called parallax. This phenomena is called parallax, and the distance between two position is called basis, and the distance between the 2 points, between the 2 positions is called basis. आगे बात समझ में? हाँ, तो मेरे ख्याल से कोई पैरालैक्स फिनोमिना क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड बेसिस. अब देखो, इस मेथड से हम फॉर अवे प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैसे नापते हैं? बोर्ड पे देखो, पहला लिखेंगे इस मेथड से नापने का, है ना? लिखेंगे फर्स्ट हाउ टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ ए far away planet S by the पैरालैक्स मेथड से हम एक डिस्टेंस कैसे नापें? देखो, जैसे मान लिया ये अर्थ है, मान लिया ये प्लेनेट है, ये कोई दूसरा प्लेनेट है, ये हमारी अर्थ है. अब हम इस एंगल को, इस बॉडी को यहां से देखते हैं, एक तो ए, फिर पोजीशन चेंज करके बी से देखते हैं, बोलो ये क्या है? प्लेनेट एस है ना? और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है? डी. और ये एंगल कितना हो गया? थीटा. इसे लिख लेते हैं एस. सही है क्या बात मेरी? तो ये जो एंगल होता है, एंगल बी एस ए, एंगल ए एस बी इज इक्वल टू थीटा. A angle is called angle of parallax. Angle of
पैरेलैक्स। आई बात समझ में? और डिस्टेंस कितनी है d? ध्यान से देखो, जो AB है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड बेसिस। ये जो डिस्टेंस है AB, ये अपने को पता होती है क्योंकि हम तो अर्थ पे हैं भाई। अर्थ पे एक मेरठ से नाप लो और एक दिल्ली से नाप लो, तो मेरठ और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस तो पता है ना अपने को d, तो ये तो पता होती है, ये हमें नापना होता है। व्हाट इज d? एंगल थीटा। व्हाट इज d? इक्वल टू AB is the distance between A and B, between position A and position B, पोजीशन A पोजीशन B के बीच में, और इसे ही क्या बोलते हैं हम? बेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस। ये जो हमें डिस्टेंस D मालूम है, इसे ही बेसिस बोलते हैं बेटा। What is D? D क्या है? Is the distance between Earth and planet. planet है। यही तो निकालनी है अपने को। हाँ सर। बेसिस, यहां देखना, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड बेसिस। एक बार दिल्ली से देखा, एक बार मेरठ से देखा, तो दोनों के बीच की दूरी तो 60 किलोमीटर पता है हमें। साथ में ये एंगल हम पता कर लेते हैं थीटा। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स, और ये डिस्टेंस d निकालनी है। तो कोई मैथ्स में फॉर्मूला है जो d और थीटा में रिलेशन आता हो? हाँ भाई, कोई फॉर्मूला है? कैसे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी हो जाएगी? आर्क AB। रेडियस कितना हो जाएगा? D। और AB की वैल्यू कितनी है? D अपॉन D। तो आ जाएगा D अपॉन D। तो D इक्वल टू D अपॉन थीटा। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल लोगे। D दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी, एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ये पता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, इस टाइप से निकाल लेते हो। समझ में आएगा? अच्छा एक मिनट रुको, इसमें d नहीं मान रखा, सुन लो एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा। इसे d ना मान करके, ये बेसिस है ना, इसे b लिख रखा है शीट में, तो हम भी इसे क्या मानेंगे? b मानेंगे। ये क्या है? B फॉर बेसिस। तो बेसिस लिखेंगे बेटा, AB को B लिखेंगे और इसे भी हम B लिखेंगे। तो B अपॉन थीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। समझ में आई बात? यस सर। ये बात है। तो हमने क्या नाप लिया? इनकी वैल्यूज रख देते हैं तो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा पता है बेटा? अनुष्का, क्या क्वेश्चन आएगा बताओ? हाउ टू मेजर, ऊपर लिखा है क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द डिस्टेंस d ऑफ ए फार अवे प्लेनेट s बाय पैरेलैक्स मेथड। तो इस मेथड को आप एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है बताना? एंगल ऑफ पैरेलैक्स। व्हाट इज b? b स्मॉल b क्या है? बेसिस। व्हाट इज बेसिस? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस a and b। व्हाट इज कैपिटल D? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। हाँ, फिर लगा देंगे फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आ जाएगा। सही है? क्लियर है बेटा? चलो, कॉपी कर लिया? यस सर। कॉपी कर लिया? क्या नाम है तेरा?
शिखर। शिखर चौहान, सुगंध सुगंध आता रहता मेरे को याद। तो मिस्टर शिखर, समझ में आई बात? दूसरा लिखो, हाँ। हाउ टू डिटरमिन द साइज ऑफ, हाउ टू डिटरमिन द साइज ऑफ, साइज और एंगुलर diameter of planet by parallax method। बताओ, by parallax method। इसमें क्या करेंगे बताना, हम किसी प्लेनेट की डायमीटर नापनी है। इसमें क्या नापनी है हमें? डायमीटर। देखो, हमें नापना है साइज। ये जैसे मान ले प्लेनेट है, चलो ये हमारा प्लेनेट है, प्लेनेट एस। हम यहां पे खड़े हैं, ये हमारी अर्थ। अब इसकी जो डायमीटर है वो डी है। व्हाट इज डी? डी इज द डायमीटर ऑफ प्लेनेट। बताओ कैसे नापोगे भाई? अब उसके प्लेनेट पे जाकर के तो नापोगे नहीं, पैरालैक्स मेथड से नापोगे। समझे? हमने पहले पैरालैक्स मेथड से इनके बीच की डिस्टेंस डी तो हमने मालूम कर ली ना, कर ली। अब हम यहां से देखेंगे, अगर जो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखने लगे, है ना, इसे मैं कुछ भी लिख देता हूं, एक मिनट रुको। अच्छा, ये जो प्लेनेट है ये मान लेते हैं, इस पर एंगल कितना बनाता है? अल्फा। डी इज द डायमीटर ऑफ प्लेनेट एंड इट मेक्स एंगल अल्फा ऑन द पॉइंट on the earth, ये एंगल कितना बनाता है अर्थ पर? एंगल अल्फा बनाता है। हाँ, अल्फा एंगल बनाता है। जैसे मान लिया ये पेन है, ये देखो ये पेन है, इस पेन का हमें साइज नापना है, तो इसके बीच की डिस्टेंस तो हमें पता है। अब ये हमारी आंख पर जो एंगल बनाएगा, ये इसे हम मेजर कर लें, है ना। यदि हम इसे मेजर कर लें, दिस एंगल इज मेजर्ड एंड दिस एंगल इज मेजर्ड। इस एंगल को किसी टेक्निक से हम नाप लेते हैं, मेजर्ड नाप लेते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या लगा देंगे हम? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? अल्फा। आर्क कितनी हो जाएगी अब की बार? डी। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? कैपिटल डी। तो बताना सर, आर्क डी की होगी बेटा, ऐसे है ना, ये देखो, ये ऐसे, ये अल्फा और ये डी है, ये तो आर्क ये लगभग डी के बराबर होगी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क, इसे रफ में बना लेना,
अपॉन रेडियस। ओके सर। तो d, व्हाट इज d? इस प्लेनेट की चौड़ाई d आ जाएगा इस फॉर्मूले से। d इज इक्वल टू अल्फा इनटू d। है ना? ये हाँ बताओ डायमीटर के क्या साइज डायमीटर के इक्वल ही होगा। साइज? डायमीटर के इक्वल होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ साइज का मतलब है, अरे इसका साइज डायमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है? जैसे फुटबॉल का साइज है, फुटबॉल इतनी फुटबॉल, बड़ी फुटबॉल, बड़ी फुटबॉल, तो साइज का मतलब क्या है? उसकी डायमीटर। डायमीटर नहीं भाई, ये छोटी साइज की, ये बड़ी साइज की, तो डायमीटर से ही तो मतलब है। इसे साफ कर दूं? अच्छा, एक नोट में पॉइंट लिख लेना, नोट में क्या, ये जो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा इज मेजर्ड बाय ए टेलीस्कोप, बाय ए टेलीस्कोप on a point, on the point on the earth, on the earth। ये जो एंगल अल्फा है, यहां पे हम टेलीस्कोप रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टेलीस्कोप, दूरबीन। उस दूरबीन से इस एंगल को नाप लेते हैं। तो ये जब एंगल पता लग जाएगा और कैपिटल डी, तो पिछले वाले मेथड से पता लग गई, तो इसका साइज नहीं पता लग जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइज ऑफ प्लेनेट। लिख देना, दिस इज द साइज ऑफ प्लेनेट। एंगल अल्फा तो टेलीस्कोप से पता लगेगा, और कैपिटल डी पैरालेक्स मेथड से पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम साइज ऑफ प्लेनेट निकाल लेते हैं। सही है बेटा? कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं जो कि डिस्टेंसेस में रिलेशन होता है ना? जैसे 1 फर्मी। हाँ सुनो एक बार ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं रेंज ऑफ लेंथेस, रेंज ऑफ लेंथ्स। इंपोर्टेंट है ये, वेरी इंपोर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके यहाँ, है ना? एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा रेंज ऑफ लेंथ पे। देखो कैसे, सुनो मेरी बात, वेरी गुड। सुनो, जैसे कि ये देखो, हाँ भाई 1 माइक्रोमीटर, या ऐसे देखो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -3 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना? 1 माइक्रोमीटर। सर ब्लर सा हो गया। यस सर। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब हो गया सही? हाँ सर। यस सर हो गया। हाँ, वो आउट ऑफ फोकस होता है ना, तो इसलिए हो जाता है, थोड़ी देर में अपना आप सही हो जाता है बेटा। वो ये क्या है? मिलीमीटर। ये क्या है? माइक्रोमीटर। मैं यहां लिख देता हूं माइक्रोमीटर, ये है मिलीमीटर। सही है? माइक्रोमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर -6 मीटर। उसके बाद आता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। फिर आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर, है ना? एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू
10 की पावर -12 मीटर, है ना। इसे इसे लिख छोड़ दें यहाँ पे, नैनोमीटर पिकोमीटर, है ना। ऐसे एक तो ये लिख लेना, दूसरा यहां पे लिखना आप 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्मी, 1 फर्मी और 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। याद करो ये अभी के अभी। So 1 40 is equals to क्या लिखा है? 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर -15। 15. 1 फर्मी 10 रेज़ टू द पावर -15। Okay, sir. सर हो गया. हाँ वेरी हो गुड, गया। सही है ना। हाँ भाई, इसके अलावा एक आता है आपका ये तो नंबर 1 लिख लेना, नंबर 2, नंबर 3 आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इसे हम एयू भी बोलते हैं। ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, यू फॉर यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ भाई, ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ध्यान से देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे कि ये हमारी अर्थ है, नहीं आई बात समझ में? और ये मान लिया हमारा सन है, बोलो। तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? Astronomical यूनिट। हाँ, the हाँ, तो मैं अब लिख दूंगा इट इज द एवरेज डिस्टेंस। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन में आएगा, पता है कितनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितनी डिस्टेंस होती है? इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। याद होनी चाहिए आपको, मेरे याद हो ना हो, आपको जरूर याद करनी है। सर इतनी होती है हाँ। सन और अर्थ के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ और सन के बीच में एक्चुअल में डिस्टेंस है, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी लिख रहा हूं। ये तो तुम्हारे सिलेबस में इसे प्रूफ कराना नहीं है ना। बोर्ड में जब आईआईटी और नीट का पढ़ाते हैं तो इसे प्रूफ भी कराते हैं। आंसर फोर्थ था। कॉपी कर लिया भाई? Yes, sir. है ना। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, अब लिखो फोर्थ।
4th 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? क्या मतलब है भाई 1 लाइट ईयर का? इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और 1 एल वाई भी लिखते हैं, 1 एल वाई, समझे ना, एल वाई 1 लाइट ईयर। पता है क्या है 1 लाइट ईयर? ये कह रहा है कि जो सन से लाइट निकलती है, जो सन से लाइट निकलती है, ऐसे निकलती है ना लाइट चारों तरफ, तो ये जो लाइट निकलेगी, ये लाइट चलती है ना, लाइट ईयर। एक ईयर में टाइम बता सकते हो कितना होता है? एक ईयर, एक साल, एक साल में कितने सेकंड होंगे बता सकता है कोई बच्चा? नहीं पता। अबे एक साल में कितने दिन? रफ में लिखो 1 ईयर। कितने दिन? रफ में करना है 1 ईयर 365 दिन लगभग। और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे 24 24 और 24 आवर। और 24 आवर, एक आवर में कितनी मिनट? 60 मिनट। ये तो आवर हो गए, ये हो गई मिनट। और कितनी सेकेंड? किससे और मल्टीप्लाई करते भाई मिनट को सेकंड में बदलने के लिए? 66 60 सर। तो एक ईयर में इतनी सेकंड होती हैं, और इतने सेकंड में कितने सेकंड में ये जो लाइट होती है, ये जो डिस्टेंस कवर करती है, यही क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। लाइट ईयर यानी कि डिस्टेंस कवर। लिख लो पहले, यहां देख लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है? देख तो इसका वैल्यू। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये है with speed, with velocity 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड in 1 year is called 1 light year. Is called 1 light year. सर सेकंड का पता चल गया कितने होते हैं? हाँ, सेकंड का तो पता लग गया तेरे को। और लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है? लाइट की स्पीड 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सर कितनी? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8। हाँ सर 8। just स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं, काफी तेज चलती है लाइट। इसका मतलब सबसे तेज दुनिया में जो चलता है वो पता है क्या है आपको? क्या है भाई? लाइट। कितनी स्पीड है लाइट की? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। और कितने समय में डिस्टेंस निकालनी है? एक लाइट ईयर में, एक ईयर में कितने सेकंड? इतने सेकंड। इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये तो हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम, है ना भाई? हाँ सर। चलो, ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 लाइट ईयर। हाँ भाई, शिखर बताओ मेरे को, कॉपी में पढ़ के बताओ
या बिना देखे बताओ, व्हाट इज 1 लाइट ईयर? सर 1 लाइट ईयर, हाँ, अबे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ, मैं सोचा सर आप वो कह रहे हैं वो यूनिट। अबे दोबारा से डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज 1 लाइट ईयर? हाँ सर, सर द टाइम इन विच लाइट कवर्स, सेकंड सर, कॉपी में देख के बोल ले, ईयर। कॉपी में देख के बोल बेटा। सर लाइट को पहुंचने में जितना समय लगता है। अबे हिंदी में लिखाई है मैंने, तेरे को अंग्रेजी में लिखाई है, लिखी नहीं तूने? सर सर लिखी है पर सर। तो बोलना, इंग्लिश नहीं आती पढ़नी तेरे पे? सर आती है सर। द टाइम टेकन बाय अ लाइट टू कंप्लीट अ डिस्टेंस। अरे कैसे करेगा? अनुष्का आप बताओ बेटा। Distance covered by light in 1 year with the velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second is called 1 light year. 1 light year. What is the value of 1 light year? 9.96 into 10 to the power 15 meter per second. नहीं, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, मीटर आएगा। Okay, sir. 1 लाइट ईयर का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ? 1 लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस, समझे? 1 लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ 1 लाइट ईयर इज मीटर। 1 लाइट ईयर मीटर में नापा जाता है, ये ध्यान रखना, सही है? चलो आगे पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालते हैं हम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी? बताओ भाई। व्हाट इज एक्यूरेसी? नहीं पता एक्यूरेसी? देखो इधर ध्यान से सुनो। जैसे मान लिया ये हमारा बीच में टारगेट है, Value. जैसे टारगेट है ये, आपको इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है। एक बच्चे ने इस पे तीर मारा तो तीर यहां लगा फर्स्ट पॉइंट पे, एक बच्चे ने तीर मारा तो उसका यहां पे लगा दूसरे पॉइंट पे, एक बच्चे ने तीर मारा तो उसका यहां पे लगा तीसरे पॉइंट पे। बताओ शिखर, सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसने मारा? सेकंड में सर। सेकंड वाले ने। चित्र बना लेना रफ में, रफ में हाँ सर। नहीं क्या? 2 इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। फिर उसके बाद किसका एक्यूरेट है? तीसरे वाले का, फिर पहले नहीं, मोर एक्यूरेट। इसका मतलब यह है कि टारगेट के आप जितना पास जाओगे निशान लगाने के लिए, उतना ही ज्यादा आपका जो निशाना है वो एक्यूरेट होगा। समझे आएगा? कॉपी करो इसे रफ में साइड में समझने के लिए, और मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होती है। लिख ली डेफिनेशन बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। देखो मैं इसे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, इस पेन की लंबाई, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको।
समझने के लिए ये पेन है, और रियल में एक्चुअल लेंथ इसकी है 6.5 सेंटीमीटर, है ना। अब एक बच्चे को दी, स्टूडेंट को दी कि भाई नापो इसे, तो उसने इसके लिया और नापने लगा। तो मेजरमेंट 1 में उसने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट 1, और उसने बताया इसे जो लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर बता दी उसने। बताओ कितना गलत काम किया, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। चलो यस सर। हाँ, दूसरे बच्चे को दिया, उसने मेजरमेंट करके बताया, उसने बताया 6.6 सेंटीमीटर, सही है बात। तीसरे को दिया, उसने तो हद्दी कर दी, उसने तो छोटा ही बता दिया और इसे बता दिया 5.9 सेंटीमीटर। बोलो तो ये बताओ जो मेजरमेंट थी एक्चुअल में तो इतनी थी, तो सबसे ज्यादा मोर एक्यूरेसी किसकी है, सबसे ज्यादा सही? सेकंड। L2 की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी है बेटा बताओ? सर L1 क्योंकि 6.5 को इसने 6.8 ही बताया, तो कितने का डिफरेंस आया? 0.3 का। और इसने तो हद ही कर दी, 6.5 को 5.9 बताया, तो इसमें एरर कितने की आई? 0.6 की। तो यही डेफिनेशन, इट इज ए मेजर ऑफ how close the measured value is to the true value of the quantity। true value क्या थी? इतनी। और ये जो measured value है ये इसके कितने क्लोज हैं ये इसके मेजर को बताता है। it is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। क्लियर है क्या बात? है ना। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लिख लेंगे, है ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ पेन इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, इसे लिख लेंगे मोर एक्यूरेट ये एग्जाम्पल लिख लो इसके नीचे। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं कोई मिस कॉल नहीं, देखिए नंबर किसका है चेक करो, मिस कॉल नहीं, चेक कर लो फोन नंबर। लेस एक्यूरेट लिखा है बेटा ये, है ना। पहली वाली को देखो, हाँ भाई फोन मिला तो मैसेज कर दो उसे, ज्वाइन द क्लास।
ऐसे लिखना ज्वाइन द क्लासेस आर गोइंग ऑन, क्लासेस 10 क्लासेस आर गोइंग ऑन, टाइम 10 क्लासेस आर गोइंग ऑन, द टाइमिंग इज। हाँ बेटा हो गया क्या बच्चे? हाँ सर हो गया। Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। पहला पॉइंट, इसे पहला पॉइंट मान लेना। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन, हाँ भाई प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है प्रिसीजन? लिख देता हूं मैं पहले। सर दो तीन मेजरमेंट पे जो सबसे ज्यादा क्लोज होती है। हाँ दूसरा लिखो प्रिसीजन। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। इट इज ए रिजोल्यूशन, इट इज ए रेजोल्यूशन और इट इज ए रेजोल्यूशन और क्लोजनेस, it is a resolution or closeness of a series of measurement, of a series of measurement, series of measurement of a same quantity, of a same quantity under similar condition, similar condition। पहले एक बार लिख लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सर हो गया। हाँ देखो इधर ध्यान से सुनो। प्रिसीजन का मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो। वैसे तो ये थोड़ा हाई लेवल की चीज हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आप समझ सकते हो। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट देखे नापने वाले, जैसे मीटर स्केल होता है ना? तो उसमें मिनिमम जो एक खाना होता है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर का होता है। नहीं आई बात समझ में? 1 मिलीमीटर देखा है नहीं? अब तुम यहाँ पे हो नहीं, मैं तुम्हें दिखाता 1 मिलीमीटर। सर वो जो बीच में की वो रहते गैप। हाँ ऐसा होता ना, 0 फिर यहाँ पे Yes, sir. 1 फिर यहाँ पे 2 ऐसे। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंट ऐसे होता है ना? हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. अरे 0 1 2 3 ऐसे होता है ना? तो ये जो गैप होता है ये कितना होता है? लीस्ट काउंट इसका 1 मिलीमीटर। Millimeter. समझे ना? अच्छा अब मान लिया कोई क्वांटिटी छोटी सी, जैसे कि इसे नापना है अपने को। किसे? इसे। ये जो टिप दिखाई दे रही है ना, आप अपने पेन की टिप को देखो, ये जो पॉइंट है इसकी टिप को देखो, तो क्या आप इसे स्केल से नाप सकते हो? ये 1 मिलीमीटर से भी कम है, बताओ कैसे नापोगे? बताओ। सर वेडनियस कैप। हाँ वर्नियर कैलिपर्स से, वर्नियर कैलिपर्स से। वर्नियर कैलिपर्स पता है क्या करता है? वर्नियर कैलिपर्स इस 1 मिलीमीटर के भी 10 भाग 100 भाग कर देता है। वर्नियर कैलिपर्स
है ना, 100 पार्ट नहीं सॉरी 10 पार्ट कर देता है। कितने कर देता है? 10 पार्ट, उससे भी छोटा नाप सकते हैं। आई बात समझ में? किससे? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बात? अच्छा, अब तो ये बात हो गई। अब मान लिया आप अपना बाल लो, बाल, हेयर। अब आपको इस हेयर की मोटाई नापनी है, तो क्या वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हो? बिल्कुल भी नहीं नाप नहीं सकते। सर, तो स्क्रू बॉक्स से। स्क्रू गेज से। तो वो जो होता है वो 1 मिलीमीटर के इतने पार्ट हो गए, और वो 1 मिलीमीटर के पार्ट कर देता है 100 पार्ट। कौन कर देता है? स्क्रू गेज। इसे रफ में लिख लेना, रफ में, है ना, थोड़ा चित्र बना लेना ये। तो ध्यान से देखो, अब मैं आपसे कहूं, ये तो मीटर स्केल है, ये क्या है? मीटर स्केल। ये है वर्नियर कैलिपर्स, ये है स्क्रू गेज। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू देगा? स्क्रू गेज। उससे कम वर्नियर कैलिपर्स, उससे कम वर्नियर मीटर स्केल। कैलिपर। तो यही है। मीटर स्केल। हाँ, it is a resolution or closeness of a series of measurement of the same quantity under similar condition। यानी यदि आपको इसकी पेन की मोटाई नापनी है, आपने एक बार इसे मीटर स्केल से नापा, एक बार वर्नियर कैलिपर से नापा, एक बार आपने स्क्रू गेज से नापा, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा? स्क्रू गेज। समझे? क्यों? एक्यूरेसी और प्रिसाइज पर डिफरेंस क्या होगा? एक्यूरेसी और प्रिसाइज में डिफरेंस क्या होगा? यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार कॉपी कर लो इसे रफ में, मैं बता देता हूं। सर हो गया। वेरी गुड। देखो, अब डेफिनेशन तो यहीं तक लिखनी है। अब मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। बोर्ड पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जाम ऐसे लिखेंगे, एग्जांपल टू डिस्कस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है बच्चे के लिए अगर जो स्कूल में पूछा जाता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन सबको एक जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। एक्यूरेसी जो है, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी जो है, ये है, व्हाट इज एक्यूरेसी? इट टेल्स अस हाउ क्लोज the measured value to the true value। नहीं आई बात समझ में? अभी ये तो यही बताएंगी कि जो हमने वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है। जितना पास होगी उतना एक्यूरेट होगी। बोलो, जितना पास होगी उतना एक्यूरेट होगी। नहीं आया समझ में भाई? वेरी गुड। इसके लिए आप एग्जांपल क्या दोगे? इसके लिए आप एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल यही बना करके दोगे कि सब जितना तीर इसके पास में लगेगा उतना ज्यादा मोर एक्यूरेट है। ये एग्जांपल बना के दो। सही है? कॉपी करो इसे।
जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया सर। हाँ भाई, इसमें लिखो इट इज द लिमिट, इट इज द लिमिट और रेजोल्यूशन, इट इज द लिमिट और रेजोल्यूशन अप टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, it is a property of, it is a property of an instrument। पहले लिख लो इसे, फिर मैं बताता हूं। it is a property of, it is a property of an instrument, ये इंस्ट्रूमेंट का गुण होता है, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है ये प्रिसीजन। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ भाई देखो ध्यान से, ये डाउनलोड हो जाएगी क्या मेल में? ये रहा एक वर्नियर कैलिपर्स, आप इसे देखो, मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। ये रहा, ये है वर्नियर कैलिपर्स, ये रहा वर्नियर कैलिपर्स, समझ में आई बात? ये वर्नियर कैलिपर्स है, जो कि आपके सिलेबस में तो है नहीं, है ना? ये तो है वर्नियर कैलिपर्स। और स्क्रू गेज और दिखाता हूं मैं आपको। स्क्रू गेज नापने के लिए, है ना भाई? स्क्रू गेज होता है बेटा ऐसा, देखो ये होता है स्क्रू गेज, दिखाई दे रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट है सर। हाँ, आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो। तो ये जो अलग अलग मीटर स्केल तो पता ही है आपको कैसा होता है, ऐसा होता है मीटर स्केल, तो बताओ। तो जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल वो ऐसे नाप सकता है किसी की लंबाई, जैसे 6 पेन की लंबाई, लेंथ ऑफ, जैसे मान लिया ये पेन है और इसकी लंबाई नापनी है, तो मीटर स्केल को रखेंगे, तो जो मीटर स्केल बताएगा इसकी लंबाई, वो क्या बताएगा? 6.7 सेंटीमीटर बता देगा। जबकि जो वर्नियर कैलिपर्स होगा, वर्नियर कैलिपर्स, वो इसकी लंबाई को दशमलव के 2 अंक तक नाप सकता है, दशमलव के 2 अंक तक। और अगर जो मैं स्क्रू गेज की बात करूं, स्क्रू गेज बोलो, तो ये बताओ, ये नाप सकता है 0.34 सेंटीमीटर। बताओ जरा, नहीं आई बात समझ में? तो ये ज्यादा मोर प्रिसाइज है, ये जो रीडिंग है, रीडिंग ये मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज, ज्यादा लिमिट, जिसकी लिमिट और रेजोल्यूशन, नापने की शक्ति, नाप जो कम से कम नाप सके, ज्यादा से ज्यादा, वो प्रिसाइज वैल्यू होगी। नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, अभी अंतर कहां क्लियर हुआ आपको? अब क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं एक पेन है और इसकी लंबाई जो है वो 6 कितनी है, मान ले 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे है ना, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो बोर्ड पे देखो, मैं इसमें से एग्जांपल ले लेता हूं एक। हाँ भाई, ऐसे लिखो, द ट्रू वैल्यू
of length. The true value of length is 4.283 centimeter, and the three instruments कौन कौन से A, B and C are used to measure and their readings are 4.1 centimeter, 4.24 centimeter and 4.093 centimeter. समझे? Arrange them in increasing order of accuracy and precision. बताओ, कॉपी करो फिर मेरे को बताना। इस एग्जांपल से तुम्हें पता लगेगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर क्या होता है। यार यहाँ पे सर सर सबसे ज्यादा एक्यूरेट तो सर 4.093 सेंटीमीटर वाला है। अबे 4.093 कब से पढ़ने लगे चाचा? 4.093 मोर एक्यूरेट कौन सा होता है सर जो इसके सबसे क्लोज होगा सर तो 4.093। अच्छा जी, अबे 93 नहीं बोलते चाचा, इसे बोलते 4.093। दशमलव के बाद 93 नहीं बोलते, अंक पढ़ते हैं 093। हाँ, अब से सही बोलियो। केमिस्ट्री में भी तो ऐसे ही बोल रहा था। कुछ नहीं वहां जाता हूं तो एक तो यार इंजेक्शन लगाने के इंजेक्शन कहां से? अनुष्का बेटा कॉपी कर लिया आपने? यस सर। अच्छा, ट्रू वैल्यू कितनी है लंबाई की? ट्रू वैल्यू 4.283। हाँ, अब रीडिंग 1 कितनी है? रीडिंग 1 4.1। रीडिंग 2 4.24 सेंटीमीटर। रीडिंग 3 4.093 सेंटीमीटर। ये बताओ कि इसे देख करके आपको क्या पता लगता है कि ये रीडिंग किससे नापी गई होगी? दशमलव के एक अंक तक मीटर स्केल से। वेरी गुड। तुम्हें तो मैं नीट की तैयारी करनी चाहिए तुम्हें। रीडिंग ये किससे नापी गई होगी? वर्नियर कैलिपर से, और ये स्क्रू गेज से। देखते ही पता लग जाता है। कैसे? वे मीटर स्केल से हम दशमलव के एक अंक तक ही नाप सकते हैं, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से छोटा नाप ही नहीं सकता वो तो नहीं। तो ये बताओ प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है सबसे ज्यादा? सेकंड वाली 4.24। नहीं, प्रिसाइज वो होती है जो सबसे छोटा नाप सकती है। थर्ड वाली क्योंकि ये दशमलव के 3 अंक तक, यानी कि बाल की लंबाई को भी नाप सकती है। ये स्क्रू गेज से नापी गई है।
तो विच इज मोर प्रिसाइज कौन होगी? The third वाली 4.093. हाँ 4.093 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे ज्यादा आएगा 4.093, उससे कम 4.24 और सबसे कम प्रिसाइज है 4.1। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो लेना देना है कि दशमलव के कितने अंक तक नापने की क्षमता रखता है। तो जो छोटे से छोटा नाप सकता है वो ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। बोलो क्लियर है क्या बात? नहीं तो सर इसमें एक्यूरेट सेकंड वाली होगी। हाँ एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो टारगेट बताया था ना मैंने आपको, जो टारगेट के बिल्कुल पास हो वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.283। तो इसके पास कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा क्लोजनेस है? 4.24। तो 4.24 इज मोर एक्यूरेट। ऐसे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, है ना। और उसके बाद कौन एक्यूरेट है भाई? इसके पास कौन है क्लोज? 4.1 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा दूर है 4.093 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्लियर हुआ बेटा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर? यस सर। Yes. वेरी गुड वेरी गुड।